हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताऊंगा। यानी कि 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, जो कि ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से होंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि अगर आपने इन चैप्टर्स को पढ़ लिया है, ठीक है, अगर आपने इन चारों चैप्टर को पढ़ लिया है तो आपको ये इन सभी जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों का आंसर पता होना चाहिए। नहीं पढ़ा है तब भी पता होना चाहिए, ताकि आप लोगों की अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकें। जो 15 मैंने लिए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनको आप लोगों को जरूर से जरूर पढ़ना होगा। आज नहीं तो कभी तो पढ़ना ही होगा। तो चलिए आज ही हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अभी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर आप अभी देख लेंगे तो आपका ये सभी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसमें साटकी दोष पाया जाता है? इन चारों में से कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जिसमें साटकी दोष पाया जाता है? चार ऑप्शन है, ये है CsCl, बी है ZnS, सी है A और B दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो CsCl है इसमें साटकी दोष पाया जाता है। जब मैंने आपको साटकी दोष पढ़ाया था तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, ठीक है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। दूसरा देखिए क्या है, क्रिस्टल के घनत्व को कम करने वाला बिंदु दोष है। इनमें से कौन सा ऐसा दोष है जो कि क्रिस्टल के घनत्व यानी कि डेंसिटी को कम कर देता है? ये है साटकी दोष, बी है फ्रैंकल दोष, सी है A व B दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साटकी दोष। साटकी दोष में क्रिस्टल के घनत्व जो है कम हो जाता है इस दोष में, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनका प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड वहां से देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा स्टूडेंट, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी नए नए वीडियो ला सकूं। तीसरा देखिए क्या है, F केंद्रों की उपस्थिति क्रिस्टल को बना देती है। अगर किसी क्रिस्टल में F केंद्र उपस्थित है तो वो क्रिस्टल को किस प्रकार बनाएगी? ये चालक बना देगी, B रंगहीन कर देगी, C अर्धचालक और D रंगीन। तो इसका सही आंसर होगा D रंगीन। मैंने आपको बताया है F केंद्र के भी बारे में, ठीक है। तो F केंद्र अगर किसी क्रिस्टल में है तो वो जो है उस क्रिस्टल को रंगीन बना देगी। जैसे नमक है, नमक व्हाइट होता है, सफ़ेद होता है, और जब F केंद्र उसमें आ जाते हैं तो क्या होता है, वो पीला पड़ जाता है, ठीक है, तो वो रंगीन बना देती है। समझ में आया? चौथा देखिए हमारा विलयन चैप्टर से आ गया है, ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है। शुद्ध जल की मोलरता होती है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। देखिए, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, ये है 55.56, बी है 5.556, और सी है 0.18, और डी है 0.018। तो जो शुद्ध जल की मोलरता होती है वो आपका होता है 55.56, यानी कि 55.56, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन आता है विलयन चैप्टर का, कि निम्नांकित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? यानी कि इनमें से कौन सा जो है एक अणुसंख्य गुणधर्म है? बहुविकल्पीय में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए क्या है, ये है पृष्ठ तनाव, बी है श्यानता, सी है परासरण दाब, और डी है प्रकाशिक सक्रियता। तो जो इसमें से अणुसंख्य गुणधर्म है वो है परासरण दाब। ये जो है एक अणुसंख्य गुणधर्म है विलयन चैप्टर में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो था ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखिए हमारा छठवां क्वेश्चन है कि जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, कितना होता है? चार ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, ए है 1.86 केल्विन मोललता इनवर्स, बी है 526 केल्विन मोललता इनवर्स, और सी है 55.5 केल्विन मोललता, और डी है 0.52 केल्विन मोललता इनवर्स, ठीक है। तो जल का जो मोलल स्थिरांक होता है वो होता है 0.52 केल्विन मोललता इनवर्स, ठीक है। ये होगा इसका सही आंसर। तो ऐसे वो विकल्पीय प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कई चैप्टर का अध्याय, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वीडियो में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वीडियो में। इस प्रकार से मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघुत्तरीय प्रश्न सब कुछ बताए हैं। तो पूरे प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग उन्हें भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सातवां हमारा है कि विलयन की जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यानी कि ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो वो क्या कहलाते हैं? तो देखिए, ए है समाकृतिक, बी है समावयवी,
सी है अति परासारी और डी है समपरासारी। तो इसका सही आंसर होगा डी समपरासारी। ठीक है, तो ऐसे विलयन जिनके परासारण दाब समान ताप पर समान हो वो कहलाते हैं समपरासारी। ये आपका 7वां क्वेश्चन था। चलिए अपना 8वां इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, यानी कि कोई इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है। ए है धातु की प्रकृति पर, यानी कि जो मेटल का नेचर है उस पर, बी है विलयन के ताप पर, सी है विलयन की मोलरता पर और डी है इनमें से सभी पर। तो अगर कहा जाए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो है वो इनमें से सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 8वां। कोई भी ऑप्शन पूछा जाता है आपको इनमें से सभी लिखना है। अगर मान लीजिए एक ऑप्शन है तो आपको इस पर टिक कर देना है। 9वां देखिए क्या है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वह कौन सा मेटल है जो सरलता से इजीली ऑक्सीकृत हो जाती है। 4 ऑप्शन है। ए है Cu कॉपर, बी है Ag सिल्वर, सी है Al जिसे एल्यूमिनियम, ठीक है, डी है At एस्टाटीन। तो वह धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वो आपका है एल्यूमिनियम। ये जो है सरलता से आपकी ऑक्सीकृत हो जाती है। ये बात तो रसायन से है। ठीक है, 10वां देखिए, कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाएगा। देखिए ए है Na2, बी है MgO, सी है Al2O3 यानी कि एल्यूमिना, डी है Ag2O। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा Ag2O। ये Ag2O जो है ये एक ऐसा ऑक्साइड है जो हाइड्रोजन द्वारा आसानी से अपचयित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा 11वां क्वेश्चन आता है कि प्रबलतम अपचायक है इन चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा अपचायक है। प्रबलतम अपचायक, तो देखिए ए है Li लिथियम, बी है Na सोडियम, सी है K पोटेशियम और डी है Cs यानी कि सीजियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा Li यानी कि लिथियम जो है ये प्रबलतम अपचायक है। ठीक है, इसके बाद में हमारा 12वां क्वेश्चन है कि Mg मैग्नीशियम, Cu कॉपर, Na सोडियम तथा Au यानी कि गोल्ड, ठीक है, इनकी सक्रियता का सही क्रम क्या है, यानी कि इनकी सक्रियता का इन सभी में सही क्रम क्या है। तो इसका सही आंसर आपको देना है। तो देखिए इस प्रकार से आपका जो है ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका ये बी वाला। ठीक है, जो 12वां इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि Mg पहले Na ज़्यादा सक्रिय होगा, फिर Mg, फिर Cu, फिर Au। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर का बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा 13वां क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग किस प्रकार बढ़ेगा या घटेगा। या देखिए ए है वेग बढ़ता है, बी है वेग अपरिवर्तित रहता है, सी है वेग बढ़ता है और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वेग घटता है या बढ़ता है, तो इनमें से आपको कौन सा आंसर सही है। तो अगर ताप अभिक्रिया अगर ताप बढ़ाएंगे आप, मान लीजिए पानी है, अगर आप गर्म कर रहे हैं उसमें कुछ मिक्स कर दिया, तो जब वो गर्म होगी और कुछ मिक्स कर दिया तो अभिक्रिया जो है एक दूसरे में बहुत तेज़ी से होगी। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा 14वां क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में अर्धभाग पूर्ण होने में लगा समय T½ यानी कि अर्धायुकाल जो होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, या फिर उसकी प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, और डी ऑप्शन है उसकी प्रारंभिक सांद्रता के वर्गमूल पर निर्भर करता है। तो जो T½ होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो 14वां का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर आता है कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। इनमें से कौन सा शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। ए है लीटर सेकेंड इनवर्स, बी है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, सी है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और डी है मोल सेकेंड इनवर्स। तो शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक या फिर वेग नियतांक का मात्रक होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अध्याय 1 से 4 तक। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे। वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने अब तक बनाए हैं
आतिलक उत्तरीय, बहुविकल्पी, उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में जितने भी मैंने आपको और भी क्वेश्चन टॉपिक प्रोवाइड कराए हैं, पूरे प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। तो ये थे आपके टॉप 15 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि मैंने आपको इस वीडियो में समझाए। तो इन 15 में से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर समझ में आ चुका है और कितने क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग तैयारी करते रहिए, चैनल से लगातार जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।